ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स में हम C++ के बारे में देख रहे हैं। कंपेयर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक नाम बहुत सारे काम। यानी मैं अगर अपने प्रोग्राम में ऐसे फंक्शन लिख दूं ऐड, तो एक नहीं ऐसे तमाम फंक्शन लिख दूं तो नाम यही रहेगा, लेकिन इसका सिग्नेचर ये रिटर्न टाइप और जिसके पैरामीटर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो ये तो मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल बताया। ऐसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये वर्चुअल फंक्शन से इंप्लीमेंट करते हैं इसको, और इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। एक एक करके इसका डिफरेंस बताता हूं, आपको और क्लियर होगा। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कि देखिए दो चीजें होती हैं। जब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं, मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम लिख लिया, तो पहले आप उसको कंपाइल कराते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। उसके बाद उसको आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कराते हैं। इसको हम कहें कि यहां पर हम ये रन टाइम पे ले जा रहे हैं इसको, तो यहां पर ये एक्चुअल प्रोसेसर पे जाता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कि कौन सा मेथड कॉल होने वाला है, कौन सा ऐड कॉल होने वाला है। तो क्योंकि कंपाइलर ही इसे रिजॉल्व कर देता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसमें क्या होता है कि जब तक वो रन टाइम पे नहीं जाएगा, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, तभी होगा जाके। कंपाइलर इसे रिजॉल्व नहीं करता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाइल टाइम पे ही काम हो जा रहा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, इसलिए फास्टर है। रन टाइम में क्योंकि कंपाइल टाइम में किया, उसके बाद रन टाइम पे जाके हो रहा है। देखिए जब रन होते हैं तो कंपाइल रन दोनों एक साथ होता है, तो ये रन टाइम पे जाके हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इसमें, एग्जीक्यूशन स्लो हो रहता है, हल्का स्लो रहेगा। अगर आपके पास प्रोसेसर अच्छा है तो कोई बात नहीं होगी। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आप इसको अचीव कैसे करते हैं? ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग से और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। C++ में रन टाइम आप करते हैं वर्चुअल फंक्शन यूज करके, पॉइंटर भी यूज करते हैं, और इसी को हम मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इससे ही समझ में आएगी आपको। अब आप देखिए कि यहां पर दो फंक्शन लिखे हैं, एक ऐड, दूसरा ऐड, दोनों के नाम सेम है, लेकिन इनका सिग्नेचर अलग है, रिटर्न टाइप भी सेम है। यहां दो वेरिएबल है, या एक है पैरामीटर्स है, ज्यादा बेहतर होगा, और यहां तीन पैरामीटर्स है। जैसे हमने दो पैरामीटर्स वाला कॉल किया 2,3 और 3 वाला कॉल किया, तो कंपाइल टाइम में ही हो जाएगा कि ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, और ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा। यही फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब आइए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा इनहेरिटेंस पे होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म तभी हो पाएगा, या इसके बारे में हम तभी बात करेंगे जब हमारी बेस क्लास हो और डिराइव्ड क्लास हो, तभी इसकी बात होगी। तो यहां पर देखिएगा कि हमारे पास एक, ऐसे बताता हूं, देखिए यहां हमारे पास ए जो है ये बेस क्लास है, बी हमारी डिराइव्ड क्लास है। क्यों? क्योंकि इसने ए को इनहेरिट किया है। दोनों फंक्शन सेम है, बिल्कुल दोनों फंक्शन सेम है, लेकिन यहां हमने वर्चुअल लगाया। जब हमने यहां पर एक न्यू ऑपरेटर करके यहां न्यू बी, इसका न्यू बी मतलब इसका बनाया, और इसको ए को असाइन किया पॉइंटर, और ए से कॉल किया फन, तो कौन सा कॉल होगा? देखिए अगर आप ये नहीं करते ना, ये वर्चुअल नहीं करते, तो आपका ये बेस ही कॉल होता हमेशा। ये जो आपके बेस क्लास का फंक्शन है, डिराइव क्लास का फंक्शन है, बेस क्लास का ही कॉल होता। ये वर्चुअल लिखने से अब रन टाइम पे जाके ये रिजॉल्व होगा, और फिर ये वाला कॉल होगा, वरना कभी भी ये कॉल ही नहीं होगा। तो ये वर्चुअल करने पर इसको कॉल करने का तरीका आ गया हमें, और हम अलग अलग नाम भी रख सकते हैं। बेसिकली वर्चुअल से हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई एक तरीके की। और ओवरराइडिंग कैसे कहते हैं कि ये वाला फंक्शन इसको ओवरराइड कर जाएगा। अदरवाइज इसके पास तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि इसने इनहेरिट किया। किसको चलाएगा? ये वर्चुअल से होता है कि ये इसको चलाएगा। व्हाट आर दी स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस? आपको डिफरेंसेस भी बताने हैं इसमें। देखिए
स्टैटिक का मतलब क्या होता है, केवल एक, बस ये ध्यान रखिएगा, अगर ये दिमाग में बैठ गया आपके कि मेंबर स्टैटिक मतलब एक मेंबर बनेगा सबके लिए, मेंबर फंक्शन एक बनेगा सबके लिए। अब क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा ऑफ कोर्स। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक, तो यहां पर पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको जगह मिलती है केवल एक। अब आपने कितने भी ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, सबके लिए, जैसे obj1, obj2, जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप 1, 2, 3, सबके लिए एक ही बनेगा ये, ठीक है, वेरिएबल एक ही बनेगा, मतलब एक ही कॉपी बनेगी स्टैटिक मेंबर की, बस ये समझ लीजिए। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही स्टैटिक मेंबर को कॉल करेंगे या एक्सेस करेंगे। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने, इसकी वैल्यू थी 2, इसने इसको कर दिया 2 + 1 3, तो जब ये एक्सेस करेगा इसको तो इसको 3 मिलेगी, बस ये बात है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है कि ये अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाए भी नहीं है, ऐसे मेंबर फंक्शन आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया भी नहीं है, तब भी आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉल होते हैं डायरेक्ट क्लास नेम यूज करके, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके। अब इसको और देखिए थोड़ा सा, एक एक करके दोबारा समझिए। मैंने आपको बताया डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर। मैंने आपको क्या बताया कि मेमोरी जो है वो केवल एक बार एलोकेट होगी। जब भी आपने क्लास लोड किया या फिर कहें कि आपने जैसी प्रोग्राम बनाया, तो कितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करें, मैं कह रहा हूं आप 1 करोड़ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, उसको ये अगर अपने स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसको एक ही जगह मिलेगी। यानी क्लास वेरिएबल केवल कॉमन वैल्यू रखता है। इसको लिखेंगे कैसे, अगर इसको बनाना हो तो आप कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टैटिक, प्रोग्राम के अंदर बता रहा हूं, ऐसे लिखेंगे स्टैटिक, और मान लीजिए इंटीजर बनाना चाहते हैं आप, और यहां कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे ए, ये दे दीजिए, बस उसके आगे स्टैटिक लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये जो वेरिएबल है, जो स्टैटिक मेंबर्स बनाएंगे, उनको डायरेक्ट आप क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। जैसे आपको क्लास नेम कुछ भी, मान लीजिए CN कर देता हूं, डॉट करके आप ये ए कॉल कर सकते हैं। इसको हम, ये जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं, इसको हम क्लास लेवल डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, क्लास लेवल डेटा मेंबर्स। अब आइए आप स्टैटिक फंक्शंस पे, स्टैटिक मेथड पे। ये जो स्टैटिक मेथड है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। स्टैटिक मेथड है, अगर हमको केवल एक बार काम करना है, कोई बार बार नहीं करना है, तो वहां पर स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। जैसे आपको फाइल ओपन करनी है, जैसे कोई DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपको कनेक्शन स्थापित करना है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्टैटिक मेथड्स। और हमेशा ध्यान रखिए, जो फंक्शन बनेगा उसमें आप स्टैटिक का यूज करेंगे, स्टैटिक रखेंगे, और चाहिए तो इंट कर दीजिए, वॉइड कर दीजिए, जो भी आपको करना है। और मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूं FUN, पैरामीटर्स जो भी है यहां पर होंगे, और यहां पर आपके स्टेटमेंट्स आएंगे। तो ये आप स्टैटिक बनाना है। हर एक स्टैटिक मेंबर ये कैसे कॉल होगा, ये क्लास नेम से कॉल होगा। जैसे मान लीजिए क्लास नेम CN है, तो CN डॉट आप ये FUN कॉल करेंगे। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, वो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, obj1, obj2, जितने भी बना लीजिए, वो सब इसके रिजल्ट को शेयर करेंगे, सब शेयर करेंगे एक साथ। What is the difference between virtual functions and pure virtual functions? देखिए, वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ये वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात तभी आती है जब आप इनहेरिटेंस करते हैं। यानी कि आपकी एक बेस क्लास होगी, एक डिराइव्ड क्लास होगी। बेस में भी आपका एक फंक्शन लिखा होगा, डिराइव्ड में भी एक फंक्शन लिखा होगा। जैसे आपने लिख दिया FUN, ये फंक्शन यहां भी है, ये फंक्शन यहां भी है। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा चलना चाहिए, डिराइव्ड का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि डिराइव्ड ने तो इसको भी इनहेरिट किया हुआ है, ये दोनों ही आ गए इसके पास, किसको कॉल करेगा वो, हमेशा वो बेस को कॉल कर देगा जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बेस का नाम कॉल करके डिराइव्ड का कॉल करे फंक्शन, इसके लिए हम वर्चुअल यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया? वर्चुअल फंक्शन इसीलिए बनाते हैं हम। और प्योर वर्चुअल फंक्शन जब बनाते हैं, ये वर्चुअल फंक्शन, जैसे वर्चुअल हमने फंक्शन बनाया ना, इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं देंगे। यहां पर कोई भी डेफिनेशन देख रहे हैं आप? नहीं, यहां प्रॉपर डेफिनेशन देंगे आप, मतलब जो भी काम करना है इसका लिखेंगे। वर्चुअल फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं। प्योर वर्चुअल फंक्शन केवल आप इसलिए बनाते हैं, यहां पर =0 करके आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई ये वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन।
इसमें बस इज इक्वल टू 0 करते हैं, कोई बॉडी नहीं लिखी हुई है इसकी, आप ब्रेसेस कहीं देख ही नहीं रहे, कोई बॉडी नहीं हो रही है। ये केवल आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये जो फंक्शन है, जो जब भी कोई डिराइव्ड क्लास बनेगी इस बेस क्लास से, तो उसको ये फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट करना होगा, वो खुद ही करेगा। थोड़ा और बताता हूं आपको इसका डिफरेंस, थोड़ा एक बार और समझिए, थोड़ा और एग्जाम्प्लीफाइड तरीके से। जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं ये मेंबर फंक्शन होते हैं बेस क्लास के, जिसको हम डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन करते हैं, राइट। प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो मेंबर है किसके, बेस क्लास के। यहां पर केवल डिक्लेरेशन है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है, मतलब केवल आप यहां पर एक लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे कोई ये क्या करता है वो नहीं लिखा हुआ है। जब भी कोई डिराइव्ड क्लास बनेगी वो इसको, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेगी, इस फंक्शन को लिखेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपको डिराइव्ड क्लास में बनाना पड़ेगा इसको, पहली चीज। दूसरी चीज, जो क्लासेस हैं, जिस भी क्लास में ये वर्चुअल फंक्शन होंगे, ऐसा नहीं कि क्लास अपने जो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, लेकिन जो बेस क्लास जिसके अंदर वर्चुअल फंक्शन होंगे वो अपने आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ भी, कोई भी फंक्शन दिए होंगे वो डिराइव्ड क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगा, यहां कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। लिखते कैसे हैं देखिए, दोबारा देख लीजिए। जो वर्चुअल फंक्शन है उसमें वर्चुअल लिखते हैं, आप रिटर्न टाइप देंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, वर्चुअल लिखना है, वॉइड देना है या जो भी फंक्शन का टाइप होगा, और यह फंक्शन का नाम इक्वल टू 0 करेंगे, बस इतना ही करना है इसमें। डेफिनेशन बेस क्लास में होती है, इसकी डेफिनेशन जो होती है यहां नहीं होती है, इसके डिराइव्ड क्लास में होगी। अच्छा, ये भी हो सकता है, एक और चीज है इसमें, ये भी हो सकता है कि अगर आपने इसकी बेस क्लास बनाई तो हो सकता है इसको आप इसकी डेफिनेशन दे ही ना, छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्चुअल फंक्शन है, अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो आपको देना ही पड़ेगा इसकी डेफिनेशन, राइट। हर जितने भी डिराइव्ड क्लास है उसको इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा प्योर वर्चुअल फंक्शन को, अदरवाइज जो डिराइव्ड क्लास है वो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। अगर इसने इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिया तो अपने आप जो डिराइव्ड क्लास है वो भी यही बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। हाउ डू यू एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी इन C++? बेसिकली आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो है न्यू और डिलीट के डिफरेंसेस, या न्यू डिलीट क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, मान लीजिए ये प्रोग्राम आपने लिखा, कंपाइल करेंगे इसको तो वो यहां चला जाएगा, ये प्रोग्राम का कोड है, कंपाइल कोड है। ये जो हीप है ये डायनेमिक होती है, ये आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मान लीजिए स्टार्ट कर रही है 0 से और यहाँ पर मान लीजिए 100 पे जा रही है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो हीप है ये डायनेमिक मेमोरी है, जो भी डायनेमिक आप काम करेंगे वो यहां जाएगा। ये जो स्टैक है इसमें लोकल वेरिएबल और फंक्शन जाएंगे। अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल दिए हैं तो वो ग्लोबल इस जगह पे जाएंगे, और यहां आपको प्रोग्राम कोड लिखा होगा। तो ये पूरे मेमोरी में कहां कहां क्या क्या चीज रहती है वो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आइए, जो न्यू ऑपरेटर है इसका काम है मेमोरी एलोकेशन, और न्यू करता है मेमोरी एलोकेट, और डिलीट करता है मेमोरी को क्लीन कर देता है, मेमोरी डी एलोकेशन करता है C++ में। जैसे यहां पर देखिए, आपने कहा इंट वैल्यू न्यू इंट, तो ये न्यू ने क्या किया, एक इंटीजर की मेमोरी एलोकेट कर दी। डिलीट जब वैल्यू किया, इसी को डिलीट किया आपने, तो जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डिलीट हुई, डी एलोकेट हुई। यहां पर आप एक एरे डिफाइन कर रहे हैं जिसको 10 इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, तो न्यू क्या करेगा, 10 इंटीजर वैल्यू की मेमोरी एलोकेट कर देगा। डिलीट आपने किया, यहां पर ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ARR, तो अब ये जो ARR जिसको पॉइंट कर रहा था वो मेमोरी डी एलोकेट होगी। अब एक बार और अंतर समझ लीजिए, जो न्यू ऑपरेटर है, न्यू और डिलीट में मैं अंतर बता रहा हूं। बेसिकली न्यू ऑपरेटर क्या काम करता है, ये एलोकेट करता है मेमोरी को, किसको न्यू करेगा, ऑब्जेक्ट या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे आप देख ही रहे हैं कि कोई वेरिएबल भी कर रहा है, वेरिएबल भी है ये, लेकिन ऑब्जेक्ट और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भी ये कर सकता है। डिलीट क्या करेगा, डिलीट क्या करेगा कि वो जो भी आपने न्यू ने मेमोरी एलोकेट की है, डिलीट का काम यह है कि उसको डी एलोकेट करे, हटाए, राइट। न्यू क्या फायदा करता है आपको, जैसे आप एरे हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वेरिएबल है, उन सब की मेमोरी एलोकेशन में ये फायदा करता है या फिर आपको मदद करता है। और यहां पर डिलीट क्या करेगा, जो भी आप इससे बनाएंगे उसको डिलीट कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी बना रहे हैं वो कहां जाता है, न्यू डिलीट में ये अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यू एंड मेलॉक? अब क्योंकि C++ में न्यू और मेलॉक दोनों यूज करते हैं हम, C में हम ज्यादातर मेलॉक यूज करते थे,
malloc होता है डायनेमिक मेमोरी के लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है जी। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि न्यू को यूज कैसे करते हैं और malloc कैसे यूज करते हैं, ताकि हम इसके डिफरेंसेस एक एक करके देख सकें। मैं पहले न्यू बता रहा हूं आपको। मुझे एक इंटीजर की जगह चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंट लिखूंगा, यहां पर चाहे वैल्यू लिख दे बराबर, यहां न्यू लिखना पड़ेगा, ये न्यू ऑपरेटर है, और यहां इंट कर देंगे। तो अब क्या हो गया, इस वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू अलोकेट हो गई। क्लियर? इसको हटाना है तो हम डिलीट से कर सकते हैं, डिलीट से इसको हटा देंगे, डिलीट सीधा डिलीट वैल्यू करेंगे, डिलीट वैल्यू कर देंगे, ये इसको हटा देंगे। अब malloc का देखिए, malloc क्या करता है, मैं इसे बकायदा इंटीजर लेके, क्योंकि इंटीजर यहां लिया तो वहां भी इंटीजर लेंगे, ये क्या करेगा, int लीजिए, कोई पॉइंटर दीजिए, पॉइंटर का नाम कोई भी, जैसे मैं p पॉइंटर दे देता हूं। अब इसको हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप होता है void, यहां पर हम टाइप कास्ट कर रहे हैं int स्टार। malloc हो गया, मैंने जैसे कहा malloc जो है वो रिटर्न टाइप इसका क्या होता है, void होता है, इसलिए मैंने इसको बकायदा टाइप कास्ट किया है। यहां पर मैं चाहता हूं कि 5 या 10 इंटीजर साइज अलोकेट हो जाए। एक इंटीजर कितना हो गया आपका, 4 बाइट, तो आपका 5 ही कर देते हैं, 5 यहां पर आपको देना होगा, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, ये पूरी चीज यहां लिख रहा हूं, 5 यहां देना होगा आपको साइज ऑफ, यहां इंटीजर होता है 4 बाइट का, तो कितना हो गया, 4 × 5, 5 बाइट का लोकेशन हो जाएगा, ठीक है, डायनेमिकली होगा, इसलिए ये जाके हीप में होगा। ये क्लियर हो गया, इस तरीके से करना होता है। अब इसमें मैं आपको एक एक करके अंतर बताता हूं। देखिए, सबसे पहला अंतर जो है न्यू और malloc में, जो आपको मैंने बता भी दिया है, न्यू जो है वो एक ऑपरेटर है C++ का, malloc एक फंक्शन है। जब भी किसी भी इसके सामने, नाम के सामने malloc राउंड ब्रैकेट आ जाए, इसका मतलब ये फंक्शन है, ये आपका ऑपरेटर है। पहला अंतर ये है, malloc आपका फंक्शन है, न्यू ऑपरेटर है। जब भी आप न्यू कॉल करते हैं, ये अपने आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा न्यू पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। malloc ऐसा कुछ नहीं करता, ये तो फंक्शन है। malloc कोई भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता। इसके बाद आपको जब यहां पर मैंने असाइन किया, तो आपने देखा कोई मेमोरी कुछ हमने दिया उसको, 4 या 2 कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया, अभी जो मैंने आपको बताया था। लेकिन जब हम यहां कर रहे थे तो हमने साइज ऑफ दिया था, याद है आपको, साइज ऑफ इंट। तो malloc चाहता है कि उसको आप बताइए कितनी मेमोरी है, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, malloc तभी काम करेगा। जो न्यू ऑपरेटर है, इसको आप ओवरलोड कर सकते हैं। malloc क्योंकि फंक्शन है और ये काम अलग करता है, इसलिए इसको कभी भी आप इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। कुछ और अंतर समझ लीजिए एक बार और, ये फंक्शन है, malloc फंक्शन है, न्यू ऑपरेटर है। सी में हम न्यू यूज ही नहीं कर सकते, C++ में हम ये दोनों यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं। malloc जो है ये किसी भी चीज के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। ये किसके लिए करेगा, वेरिएबल के लिए कर रहा है, एरे के लिए कर रहा है, स्ट्रक्चर के लिए कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा है। ओके, अब यहां पर malloc जो है रिटर्न क्या करता है, void रिटर्न करता है, तो इसलिए इसको void स्टार करता है, इसलिए आपको इसको स्पेसिफिकली का टाइप कास्ट ऐसे करना पड़ेगा, int स्टार जैसे मैंने किया। यहां पर कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, अब हमने दिया ही नहीं कुछ भी। अगर मान लीजिए आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है malloc, अगर ये जगह असाइन करना चाह रहा है और जगह है ही नहीं, तो ये आपको रिटर्न करेगा यहां पर नल। क्या रिटर्न करेगा, नल। और न्यू क्या करेगा, अगर आप न्यू से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं और वो जगह है ही नहीं, तो ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो कैच करना पड़ेगा आपको। डीएलोकेशन कैसे होगा malloc का, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्री, और इसके लिए क्या करते हैं, अभी आप देख रहे हैं डिलीट, डीएलोकेशन के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड पॉइंटर। देखिए, पॉइंटर क्या करेगा, ये पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है किसी वेरिएबल का। जैसे हमने यहां पर इंट a बराबर 5 बनाया और पॉइंटर से इसको पॉइंट किया, *p int, तो ये क्या करेगा पॉइंटर, ये इस a का एड्रेस स्टोर कर लेगा। पॉइंटर जहां भी होगा ना, वो इसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। ये क्लियर हो गया, मतलब इट पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ a, जो a की मेमोरी लोकेशन होगी, a जहां स्टोर है उसकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। रेफरेंस क्या होता है, जब भी हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहां किया इंट a बराबर 5,
और अभी मैंने रेफरेंस क्रिएट कर दिया इस ए का, तो किया क्या, इसका एलियास बना दिया, इसका दूसरा नाम बना दिया, बस दूसरी मेमोरी से। मतलब ये भी यहां पर भी आपका 5 है, यहां पर भी आपका 5 है। ओके, बस इसका आपने ये समझ लीजिए कि 2 मेमोरी लोकेशन हो गई। मैं फिर से बता देता हूं, जब हम रेफरेंस कर रहे होते हैं तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, इसका एक जैसे ए है तो इसका हमने बी नाम बना दिया, बस बी नाम बना दिया। और बी कैसे आया, ये m% ए करके आ गया, यानी कि इसका रेफरेंस हमने यहां पास कर दिया। यहां 5 है तो यहां भी 5 है, दोनों एक को नहीं पॉइंट कर रहे हैं। और पॉइंटर क्या करता है, इसका एड्रेस रखता है। अब आप एक एक करके अंदर समझिए। देखिए, पॉइंटर जब हम इनिशियलाइज करते हैं, जब पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज टू एनी वैल्यू एनी टाइम आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड। आपने पॉइंटर बना दिया, आप कभी भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंस अगर आपने बनाया है, जैसे यहां पर देखिए ये m% रेफरेंस बनाया है, तो इसको उसी समय असाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने इंट a बराबर 5 दिया है तो उसी समय a को इस रेफरेंस को देना पड़ेगा। ये आप कभी भी कर सकते हैं, ये आपको उसी समय देना पड़ेगा। पॉइंटर आप नल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंसेस कभी भी नल नहीं हो सकते, क्योंकि रेफरेंस तो इसका एलियास है, इसका दूसरा नाम है। जो आपने किया है यहां पर, इसका ये दूसरा नाम है। पॉइंटर को डेरेफरेंस करने के लिए आपको ये स्टार लगाना पड़ता है, लेकिन आपने देखा रेफरेंस के लिए हमने कोई स्टार वगैरह लगाया, कुछ नहीं लगाया। और पॉइंटर, आप ये देखिए, जैसे एक पॉइंटर हमने पी दिया, अब ए हमने रेफरेंस पी में दे दिया, अब यहां पर दूसरा बी बराबर 6 करके बी का रेफरेंस पी में दे दिया। मतलब पॉइंटर को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में उसी टाइप के। लेकिन आपने एक बार जो रेफरेंस है वो एक बार इनिशियलाइज कर दिया ना किसी वेरिएबल के लिए, उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, कोई और वेरिएबल ऑब्जेक्ट को कर नहीं सकते, क्योंकि ये इसका नाम है। इसका नाम अगर एलियस है, जैसे बंटी उर्फ बबलू, तो बंटी उर्फ चिंटू नहीं हो सकता, ये वाली बात। व्हाट इज वेक्टर इन C++? तो वेक्टर आपकी एक जगह है, एक कंटेनर है। आप इसको डायनामिक एरे मान सकते हैं, एक एरे जो बढ़ता घटता है, जो अपने आप अपनी साइज को बढ़ा देगा और घटा देगा। बस वेक्टर ये होता है C++ में, ध्यान रहेगा। देखिए, जो ये अलग अलग कंटेनर्स हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ कंटेनर हो गया वेक्टर, जिसमें आप एलिमेंट रख रहे हैं। जो वेक्टर है बेसिकली वो टेम्पलेट होती है C++ में, एक टेम्पलेट क्लास होती है। और ये तब हम यूज करते हैं जब हमको पता नहीं कि कितने इसमें एलिमेंट आएंगे, 10 आएंगे, 2 आएंगे, 5 आएंगे। तो जब ये हमको इसकी डायनेमिसिटी पता नहीं होती है, तब हम वेक्टर को यूज करते हैं। सिंटेक्स कैसे होगा अभी मैं बता देता हूं, वो बहुत आसान सिंटेक्स है। वेक्टर, यहां पर टाइप, वेरिएबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये देखिए, जैसे यहां वेक्टर आ गया, टाइप हो गया इंटीजर, वेरिएबल का नाम हो गया रूम्स, और यहां पर आ गया 9, है ना। ये जरूरी नहीं है, क्यों, ये अभी आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहां हमने वेक्टर दिया, ये स्ट्रिंग टाइप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये एंगल ब्रैकेट में है, और हमने इस वेक्टर का नाम दे दिया वेक्टर 1। अब हमने वेक्टर 1 में पुश बैक किया, यानी कि अब हमारे पास ये वेक्टर बना, इसमें हमने पुश कर दिया पहली चीज में सैंपल कोड में छोटे छोटे लिख रहा हूं, SC लिख दे रहा हूं। फिर आपने वेक्टर 1 में पुश बैक किया चेंज एग्जाम्पल, तो अगले वाले में स्ट्रिंग आ गई चेंज एग्जाम्पल। बस 2 है, 2 बन गए। आपको ना तो पहले कुछ डिफाइन करना पड़ा, ना जगह देनी पड़ी, 2 बन गया। अब इस इटरेटर को यूज करके आप बिगिन से शुरू करिए, यहां से बिगिन से, ये बिगिन है, ये आपका एंड है, और इसको इटरेटर से सी आउट करा दीजिए। तो ये स्टार आई से प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इटरेटर आई है, तो पहली बार में ये प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार में ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे जितने भी देंगे, अपने डायनेमिक ये वेक्टर बढ़ता रहेगा, उतना आप प्रिंट करा दीजिए, या फिर जो भी उसके साथ करना है आपको वो कर सकते हैं। व्हाट इज विजुअल C++? अब इसके साथ एक सवाल और पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो क्या है? देखिए, विजुअल C++, आप यहां पर पहले आपको दिखाऊं मैं, आप अगर अपने प्रोग्राम में जाएंगे ना, आप अगर विंडोज यूज करते हैं, तो आपके कई प्रोग्राम, जब आप एकदम से नई चीज, नई विंडोज डालेंगे, तो कई बार कई प्रोग्राम नहीं चलते। वो कहता है रीडिस्ट्रीब्यूटेबल चीज डालिए आप। अब ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल चीज होती है, कैसे डालेंगे आप? ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ के अलग अलग कंटेंट है, जो आपके प्रोग्राम को फैसिलिटेट करते हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको विजुअल C++ बता रहा हूं। जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ है, वो कंपाइलर है सी के लिए,
C++ के लिए, CX प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और ये किसके द्वारा है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट MSVC, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये प्रोप्राइटरी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ओन है। पहले इसको अलग से बनाया गया था स्टैंड अलोन, लेकिन अब ये विजुअल स्टूडियो का पार्ट बन गया है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये विजुअल स्टूडियो है, उसका मैंने एक पिक्चर लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट MSVC अब विजुअल स्टूडियो का पार्ट है, और ये आपको, क्योंकि वो 1 महीने के लिए फ्री भी देते हैं, वो भी मिलता है, आप खरीद भी सकते हैं इसको। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ क्या है? ये है आपका IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये होता है जिसमें आप लिख भी सकते हैं, आप इसमें कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, कई बार आप इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसमें विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हैं, C में बनाए, C++ में बनाए, CLI कमांड लाइन जो है वो बना सकते हैं, बल्कि एप्स वगैरह भी बना सकते हैं। थोड़ा और बताता हूँ आपको। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, जैसे मैंने बताया, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब ऐप भी बना सकते हैं, मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, वेब सर्विसेज भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें बना सकते हैं। व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास इन C++? अब एक सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। ये क्लास A है, ये आपकी बेस क्लास है। एक क्लास B, क्लास C, ये आपकी डिराइव क्लास है, ये डिराइव क्लास है। इसने भी इसको डिराइव किया, इसने भी इसको डिराइव किया, यानी कि क्लास B ने क्लास A को इनहेरिट किया, क्लास C ने भी क्लास B को इनहेरिट कर दिया। इसका मतलब B के पास A आ गया, C के पास भी A आ गया, तो A के सारे कंटेंट B में भी आ गए, A के सारे कंटेंट C में भी आ गए। अब B के पास, C के पास दोनों आ गए। अब हमने एक क्लास D बनाई। क्लास D जो है उसको इनहेरिट कराया B के साथ और D के साथ। D के पास अब B से भी एक बार A आ गया ऐसे, और D के बाद D के पास C से भी एक आया ऐसे। तो D के पास 2 A हो गए, D के पास 2 हो गए, एक B से चलाया, एक C से चलाया। अब यहां पर जब आप फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे ना, तो बहुत सारी एम्बिग्यूटी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इस दिक्कत को दूर कैसे किया जाए? तो ये जो एम्बिग्यूटी मैंने आपको समझाई है, उसके लिए आपको वर्चुअल बेस क्लास बनानी पड़ेगी। यानी आप क्या करेंगे, जब बेस क्लास बनाएंगे उसके आगे वर्चुअल लगाएंगे। ये जो बेस क्लास बनाएंगे ना, उसको आप लगाएंगे वर्चुअल नाम। इससे क्या होगा, जब क्लास B इनहेरिट कर रहा है A को तो वर्चुअल लिखेंगे, जब क्लास C कर रहा है इसको तो वर्चुअल लिखेंगे। वर्चुअल आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे यहां दिख रहा है, पब्लिक के बाद में लिख सकते हैं, पब्लिक के पहले भी लिख सकते हैं। अब जब क्लास D इन दोनों को इनहेरिट करेगा, तो केवल एक ही A इसके पास आएगा, बस इतना ही है इसमें। मतलब इसके जो कंटेंट है वो मल्टीपल टाइम्स ना आके एक ही बार आएगा, इसीलिए वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं। What are memory leaks and how it is handled? मेमोरी लीक का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने मेमोरी अलोकेट की और डी अलोकेट नहीं किया, इतना ही है। यहां पर देखिएगा आप कि मेमोरी लीक कैसे कैसे हो रही है, अलग अलग इंस्टेंसेस बताए गए। बस आप ये समझ लीजिए कि आपने मेमोरी अलोकेट की, इसको कहीं और पॉइंट करा दिया या इसको कहीं कॉपी कर दिया तो एक दूसरा बन गया, और आपने इसको तो हटा दिया, इसको छोड़ दिया। मेमोरी लीक्स का मतलब समझिए, मेमोरी लीक C++ में जब होता है, जब प्रोग्रामर एलोकेट तो करता है मेमोरी को न्यू ऑपरेटर यूज करके, न्यू कीवर्ड यूज करके, लेकिन डीएलोकेट नहीं करता, उसको डिलीट यूज करके, डिलीट यूज ही नहीं करता, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेमोरी लीक जब होगा ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे सिस्टम का डिटोरिएशन होगा परफॉर्मेंस का, क्योंकि ये मेमोरी लीक है, ये मेमोरी अनयूज्ड है, लेकिन फिर भी है। ओके, तो इसके साथ कंप्यूटर जो होगा या जो रैम होगी ना, इसमें जगह ये मेमोरी भरती चली जा रही है, क्योंकि डिलीट नहीं कर रहे आप। और उसके बाद धीरे धीरे आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस, आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कम हो जाए, वो आप खुद ही फील करेंगे। तो अगर आपको मेमोरी लीक अवॉइड करना है, तो मेमोरी एलोकेटेड जो भी हीप में है, जो जिसे हम कहते हैं हीप में हमेशा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, जो भी हीप में आपने किया है उसको आपको फ्री करना पड़ेगा। अब आपको मैं एक कोड दिखाता हूं जो बेहतरीन कोड बना है, जिसमें मेमोरी लीक नहीं है। देखिए,
यहां पर आपने एक मैलॉक से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया हीप में। जैसे ही हम यहां पर गए इफ के अंदर, हमने अपने आप इसको फ्री किया। जब एल्स में गए तब भी फ्री किया। कहने का मतलब अगर हम यहां न्यू से करते, यहां डिलीट कर देते, न्यू से करते तो यहां डिलीट कर देते, तो कितना बेहतरीन तरीका हो गया। इसी तरीके से आप मेमोरी लीक हटाएंगे। चलिए साहब, ये बात हो गई डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया।